स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल के आज के अंक में हम ले रहे हैं गृह मंत्रालय से जुड़े अतारांकित प्रश्न। आपको बता दें, प्रश्न राज्यसभा के 251वें सत्र में पूछे गए, जिनका जवाब लिखित रूप से दिया गया। तो गृह मंत्रालय से जुड़ा जो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं वो है स्वतंत्रता सेनानियों की संशोधित पेंशन। ये प्रश्न जीसी चंद्रशेखर जी ने पूछा, तो क्या उत्तर मिला है इसमें? जीसी चंद्रशेखर जी का जो सवाल है उसमें पूछा कि क्या सरकार संशोधित स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी, विवरण मांगा है। और ये पूछा कि जो स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन है उसका भुगतान करने के लिए कुल कितना व्यय किया जाता है, ये इसका विवरण मांगा है। और जवाब दिया है जी किशन रेड्डी जी ने, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना है उसको 15 अगस्त 2016 से रिवाइज़ किया गया, यानी संशोधित किया गया है। और ये जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशनधारी हैं उनको साल में 2 बार महंगाई भत्ता और जो राहत दी जाती है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम जो पेंशन योजना है उनके पेंशनधारियों के लिए भी लागू किया गया, यानी उनको भी एक तरह से उसका लाभ मिलता है। एक विवरण आगे दिया गया, लेकिन ये बताया कि 2019-20 में 31 जनवरी 2020 तक भारत सरकार के द्वारा इस मद में 730 करोड़ और 73 लाख रुपए का व्यय किया गया, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट एक तरह से आप देखेंगे तो इस योजना पर खर्च हो रहा है जो है। और नोडल एजेंसी जो है होम मिनिस्ट्री है। और आगे ये भी दिया है कि किस हेड में कितनी पेंशन है। तो जो सर्वोच्च पेंशन जिनको मिल रही है, जिन लोगों ने अंडमान, यानी जिसको हम पुराने ज़माने में जिनको काला पानी कहा जाता था, काला पानी में जिन लोगों को सज़ाएं मिली, सबसे कठिन सज़ाएं थी वो, तो उनके जो राजनीतिक कैदी हैं या उनकी जो मतलब पति या पत्नी में से जो भी है, उनको जो पेंशन की मूल राशि है प्रतिमाह वो 30,000 रुपये मिलती थी। और 1 जुलाई 2019 से जो 15% डीआर है उसको जोड़ करके कुल अब हो गया है 34,500 रुपये प्रतिमाह। और जो ब्रिटिश इंडिया से बाहर जो पीड़ित होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं या उनके जो पति पत्नी में से जो दोनों में कोई भी है जो जीवित, उनको 28,000 रुपये प्रतिमाह पहले मूल पेंशन थी, जो कि अब 32,200 रुपये हो गई है। आईएनए यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी उसके जो सेनानी हैं उनको 26,000 पेंशन से बढ़ा करके अब 29,900 रुपये कर दी गई है। और इसके अलावा इन सेनानियों के जो आश्रित हैं, जो उसमें पुत्रियां हैं खासतौर पर, किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियों तक को इसमें दिया हुआ, और जो आश्रित हैं उनको उस राशि का 50% जो कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए लागू होती है, यानी 13,000 से 15,000 के बीच ये अमाउंट था। और अब जो हो गया है वो हो गया है 14,950 रुपये से 17,250 रुपये, यानी एक सम्मानजनक बढ़ोतरी इसमें की गई है। और अगला जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है प्रीति, क्योंकि मेक इन इंडिया इस पर सब पर सरकार का फोकस है। बी लिंगिया यादव जी ने पूछा स्वदेश में निर्मित हथियारों की खरीद, तो उस दिशा में क्या सरकार जो है प्रयास कर रही है, क्या स्थितियाँ हैं क्या? जी अरविंद जी, स्वदेश में निर्मित हथियारों की खरीदारी को लेकर बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है बी लिंगिया यादव ने। उन्होंने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार ने जो वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद से प्रभावित 8 राज्य हैं वहां माओवाद विरोधी ऑपरेशन में शामिल पुलिस बलों को विदेश में निर्मित हथियारों की बजाय स्वदेश में निर्मित हथियारों को खरीदने के लिए कहा है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, और वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे जो SLR और AK-47 है उनको भविष्य में भारत में निर्मित राइफलों की खरीदारी से रिप्लेस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो यहाँ उत्तर जी किशन रेड्डी, जो कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने दिया है। और उन्होंने बताया है कि नहीं, जो नक्सलवाद से प्रभावित 8 राज्य हैं उन्हें इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि वो माओवाद विरोधी ऑपरेशनों में जो शामिल पुलिस बल हैं उन्हें ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि वो विदेश में निर्मित हथियारों के बजाय स्वदेश में निर्मित हथियार इस्तेमाल करें। हालांकि उन्होंने आगे बताया है कि जो स्वदेश में निर्मित हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार स्वदेश में निर्मित करने के बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। आगे उन्होंने बताया है कि जो आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, उसके पास स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध हैं,
राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार ओएफबी से हथियार खरीदती हैं और गृह मंत्रालय क्या करता है, अन्य बातों के साथ साथ घरेलू उद्योग को सुविधा देने पर जोर देता रहा है, वो जोर देता है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने असॉल्ट राइफल की श्रेणी में इंसास, घातक, त्रिची, असॉल्ट राइफल, टीएआर जैसे हथियारों की व्यापक श्रृंखला विकसित की है, जिनका उपयोग एसएलआर और AK-47 के स्थान पर किया जाता है। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, रक्षा मंत्रालय द्वारा एक रूसी फर्म के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम भी स्थापित किया गया है, जो भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण करेगा। और स्वदेश में निर्मित इन राइफलों का उपयोग क्या होगा, भविष्य में AK-47 के स्थान पर भी किया जा सकता है। ये यहाँ पर उत्तर मिला है। अब गृह मंत्रालय से जुड़ा जो अगला प्रश्न अरविंद जी, वो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया जाना। रामविचार नेताम जी का एक प्रश्न है, इसमें क्या उत्तर मिला है? बिल्कुल प्रीति, जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का मामला है, रामविचार नेताम ने 3 हिस्सों में जानना चाहा है। क्योंकि वो खुद छत्तीसगढ़ के हैं, इसलिए उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार को छत्तीसगढ़ी, गोंडी और अन्य भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, विवरण मांगा है। और ये दोनों भाषाओं के बारे में पूछा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की क्या कोई समय सीमा तय की गई है। और अगर आप इन भाषाओं के बारे में देखेंगे, जो 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएँ हैं प्रीति, तो सभापति राज्यसभा की ओर से जो घोषणा की गई हैं, उसके नाते अब हमारा जो उच्च सदन है उसमें इन सभी भाषाओं में बोलने की सुविधा है। और बीच में आपने देखा होगा कि संथाली में तो पहली बार, मतलब आज़ादी के बाद पहली बार संथाली में एक सदस्य ने अपनी बात को रखा, कोंकणी में बात रखी गई। इस तरह से बातें रखी जा रही, मातृभाषा में अपनी बातें सांसद कह रहे हैं। लेकिन जो जी किशन रेड्डी जी ने जो जवाब दिया है यहाँ इस मामले में, उन्होंने कहा कि जो 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी और गोंडी सहित 38 भाषाओं को शामिल करने की मांग की गई है। ये मांग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से की गई है। और ये जो भाषाएं हैं, इनमें कुछ को मैं पढ़ दे रहा हूँ। इनमें से जैसे अंगिका है, बंजारा, बजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, और इसके अलावा गढ़वाली है, गोंडी है, और कामतापुरी, कार्बी, खासी और कुमाऊनी है, और मिजो भाषा है, मुंदरी है, नागपुरी भी भाषा है, निकोबारी, पहाड़ी मतलब हिमाचली जो भाषा है। इन भाषाओं के साथ पाली है, राजस्थानी है, और उड़ीसा की जो है संबलपुरी, कोसली है। इसके अलावा प्राकृत भाषा है, जो जिसको सौरसेनी कहते हैं, वहाँ ये से लेकर के और तुलु तक 38 भाषाएं हैं जिनको इसमें शामिल करने की बात मांग की गई है। और सरकार ने ये भी जवाब दिया, क्योंकि बोलियों और भाषाओं का विकास एक परिवर्तनात्मक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होता है। इसीलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिससे उन्हें बोलियों से अलग किया जा सके अथवा उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। और आगे सरकार ने भी बताया कि 1996 में पाहवा और 2003 में सीताकांत महापात्रा, जो कि उड़िया के बड़े प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, उनके अध्यक्षता में समितियां बनाई गई थी और उसके माध्यम से जो मानदंड विकसित करने के लिए प्रयास जारी किए गए थे वो अनिर्णायक रहे, यानी कुछ खास कोशिश नहीं जो सफल नहीं हो पाई। और संविधान की 8वीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने की मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार की ओर से कोई इस तरह की समय सीमा तय करना संभव नहीं है, ये इस जवाब का अर्थ है। अब अगला सवाल जो है वो प्रीति, वो ITBP को लेकर के है, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का। वो बहुत ही कठिन भूगोल में रहते हैं और उनको ठंडी जलवायु के लिए क्या विशेष वर्दी का प्रावधान किया जा रहा है। आर वैद्यलिंगम जी का सवाल, प्रावधान तो है ही, और क्या कुछ किया जा रहा है इसके बारे में क्या जवाब है? जी अरविंद जी, आर वैद्यलिंगम जी ने जो ITBP कार्मिकों के लिए ठंडी जलवायु के लिए विशेष वर्दी को लेकर प्रश्न पूछा, वो 3 भागों में पूछा है। हम जानते हैं बहुत ही दुर्गम इलाकों में तैनाती होती है और इनकी वर्दियों को लेकर जो प्रश्न है, विशेष वर्दी को लेकर, इसका जो उत्तर यहाँ जी किशन रेड्डी जी ने दिया है, उन्होंने बताया कि हाँ, क्या है, जो 11,000 फीट और इससे अधिक की ऊंचाई पर तैनात ITBP के जवान हैं, उन्हें 10 दिसंबर 2009 को विशेष वर्दी और पर्वतारोहण जो उपकरण हैं उनके लिए अधिकृत किया गया, ऑथोराइज किया गया, यानी ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा क्या हुआ, आगे जाकर इसको और मॉडिफाई किया गया। 28 मई 2018 को 9,000 फीट से लेकर जो 11,000 फीट तक के आईटीबीपी के जवान हैं वो भी पर्वतारोहण उपकरण और विशेष वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें भी अधिकृत कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो आईटीबीपी की कुल तैनात संख्या है एक तरह से देखें तो उसका 18% से ज़्यादा यानी 18.31% जो जवान हैं वो विशेष वर्दी और पर्वतारोहण उपकरण के पात्र हो गए, यानी वो इन्हें इस्तेमाल करते हैं विशेष वर्दी को। तो ये यहाँ पर उत्तर है, 18.31% जवान इनको इस्तेमाल करते हैं। आपको लग रहा है कि ये होम मिनिस्ट्री के भी हमारे सवालों का जवाब जो हम लोगों ने दिया उसका समय भी लगभग पूरा हो रहा प्रीति? जी अरविंद जी, आज हमने गृह मंत्रालय से जुड़े तमाम तारांकित प्रश्नों को अपने अंक में शामिल किया। अगले अंक में किसी और विभाग और मंत्रालय से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।